संस्कृत के नियम सीखेंगे। संस्कृत में अनुवाद के नियम सीख रहे हैं, तो आप ध्यान से देखें, हर एक स्टेप को ध्यान से देखें कि कब क्या क्या इसमें आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहला इसमें नियम है कि इसमें संस्कृत में 3 वचन होते हैं। पहला, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। अनुवाद के कुछ आवश्यक अंगों में पहला है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं। पहला, एक वचन जिसमें एक वस्तु की बात होती है। दूसरा, द्विवचन जिसमें 2 वस्तुओं के लिए बात की जाती है। और तीसरा, बहुवचन होता है जिसमें बहुत सी वस्तुओं के लिए बात की जाती है। आप ध्यान से देखिए, हर स्टेप को देखें कि संस्कृत में अनुवाद करने के क्या क्या नियम है। इसके कुछ आवश्यक अंग हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। पहला है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कितने होते हैं? संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कितने? 3 वचन होते हैं। इसे आप ध्यान रखें कि संस्कृत में अनुवाद करने के जो पहला नियम है वो है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब एक वचन, जैसा कि एक लिखा है तो इसका मतलब है कि इसमें एक वस्तु के लिए बात की जाती है। एक वचन में एक वस्तु के बारे में बात की जाती है। और दूसरा है द्विवचन। द्वि का मतलब 2 होता है, तो द्विवचन का मतलब है कि जिसमें 2 वस्तुओं के बारे में बात की गई हो। और बहु का मतलब है कि जिसमें 2 से अधिक, ये तो द्विवचन, 2 वस्तुएं हैं और 2 वस्तुओं से भी अधिक, 3 हो, 4 हो, जितनी भी हो, बहुत सारी जिसे चीजें कहते हैं, तो बहुत सारी वस्तुओं के लिए हम बहुवचन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बहुत सारी वस्तुओं का इस्तेमाल हो, बहुत सारी वस्तुओं के बारे में बात की जाए, वहां होता है बहुवचन। अब कैसे? अब जैसे एक वचन है, तो अगर हम एक बालक की बात करें तो एक बालक, तो एक वचन। 2 बालक, 2 वचन, है ना। और द्विवचन और बहुवचन यानी कि 2 से अधिक, 2 से अधिक हैं, 2 से अधिक, 3 है, 4 है, या बहुत सारे हैं, तो उनके लिए बहुवचन। ठीक है। तो अनुवाद के आवश्यक अंग में सबसे पहला क्या है कि इसमें 3 वचन होते हैं। 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इतनी बात क्लियर हो गई। एक वचन में एक वस्तु के लिए बात की जाती, जैसे एक बालक पढ़ता है, या एक सेब खाता हूँ, या फिर एक घोड़ा दौड़ता है। इस तरह से एक वचन में एक व्यक्ति की, एक वस्तु की, या एक किसी भी स्थान की बात की जाती, जहां एक के लिए बात की जाती, वो एक वचन हो गया। द्विवचन में जिसमें 2 चीजें हों, 2 की बात की जाती, 2 बालक पढ़ते हैं, 2 घोड़े दौड़ते हैं, 2 चिड़िया चींची करती हैं, या किसी भी बात की बात हो जहां 2 व्यक्ति हैं, 2 पक्षी हैं, 2 जानवर हैं, या किसी भी बारे में 2 चीजें हैं, तो 2 व्यक्तियों के बारे में, 2 वस्तुओं के बारे में जहां बात की जाती है, वो होते हैं द्विवचन। और जहां बहुवचन, जहां पे बहुत सारी वस्तुएं, 2 से अधिक कितनी भी हो, है ना। द्विवचन में तो 2 व्यक्ति हो गए ना। अब बहुवचन में 2 से अधिक, कितने भी अधिक हो, चाहे 3 है, चाहे हजारों हैं, लेकिन हजारों वस्तुओं के लिए भी बहुवचन होगा और 3 वस्तुओं के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होगा। ये तो बात हो गई वचन की। अब आगे देखिए कि इसमें और क्या है। तो इसमें खा में आता है, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। संस्कृत में लिंग भी 3 होते हैं, वचन भी 3 होते हैं ना। तो 3 लिंग कौन कौन से होते हैं? एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग और एक नपुंसक लिंग। अब इनका क्या मतलब है? पुल्लिंग जिसमें पुरुष वर्ग के बारे में बात की गई हो। पुरुष वर्ग कौन सा होता है? जिसे आप इंग्लिश में मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। जैसे कि एक बालक पढ़ता है, या एक आदमी दौड़ता है, या एक नर दौड़ता है, या एक घोड़ा दौड़ता है। तो इस तरह से जहां जिस शब्द में पुल्लिंग शब्द का बोध हो, उसे हम पुल्लिंग में रखते हैं। और जहां स्त्रीलिंग, जहां स्त्री, एक लड़की पढ़ती है, महिलाएं जाती हैं, है ना, या फिर चिड़िया गाती हैं, इस तरह की जो चीजें जिसमें स्त्रीलिंग, स्त्री होने का बोध हो, जहां पर, उसे हम स्त्रीलिंग में रखते हैं। और नपुंसक लिंग वो होता है जिसमें हम
का बोध हो, जिसमें जैसे मित्र शब्द है, मित्र लड़की भी हो सकती है या मित्र लड़का भी हो सकता है, तो मित्र को हम नपुंसक लिंग के अंतर्गत रखेंगे। तो जिन शब्दों में हमें दोनों का बोध हो रहा हो तो उनको हम नपुंसक लिंग में रखते हैं। जैसे मित्र हो गया, शत्रु हो गया, है ना। ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द हैं। जैसे जैसे हम आगे बात करेंगे हम आपको बताते चले जाएंगे कि ये नपुंसक लिंग है या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो अभी आप देखें कि पुल्लिंग में जिसमें पुरुष का बोध हो, स्त्रीलिंग जिसमें स्त्री का बोध हो, और नपुंसक लिंग जिसमें दोनों का बोध हो, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों होते। जैसे तुम है, तुम स्त्रीलिंग भी हो सकती है, तुम पुल्लिंग भी हो सकता है ना। मैं, ऐसे ही मैं शब्द है, मैं सर्वनाम है, तो मैं पुल्लिंग भी हो सकता है, मैं स्त्रीलिंग भी हो सकता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि ग में क्या है। अब बात होगी कि 3 वचन 3 लिंग होते हैं, है ना। इसी तरह से 3 पुरुष होते हैं, यानी कि बात करने वाले भी 3 व्यक्ति होते हैं। एक मैं, एक तुम और एक वह, है ना। मैं और तुम जो आपस में बात कर रहे हैं और जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो भी तीसरा व्यक्ति होता है। तो कैसे संस्कृत में हम 3 व्यक्ति कौन से होते हैं, 3 पुरुष कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फिर से देख लें कि अनुवाद नियम, संस्कृत में अनुवाद के नियम इस तरह से होते हैं। जो जरूरी चीज है पहले उसे समझ लें, फिर अनुवाद पर आएंगे। पहला एक नियम है इसमें कि इसमें 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्लियर है? एक वचन एक वस्तु के लिए, द्विवचन 2 वस्तुओं के लिए, बहुवचन बहुत सी वस्तुओं के लिए। जैसे एक वचन में एक बालक दौड़ता है, द्विवचन में 2 है, और बहुवचन में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें इसके अतिरिक्त का पोर्शन ये होता है कि इसमें लिंग भी 3 होते हैं। 3 वचन और 3 ही लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, है ना। 3 ही पुल्लिंग में 3 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग वो होता है जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, जिसे आप इंग्लिश में मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ऐसे में हम पुल्लिंग बोलते हैं उसको, है ना। अब स्त्रीलिंग जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध हो, जैसे कि लड़कियां पढ़ती हैं, माता खाना पकाती है, सीता चलती है, सीता बोलती है, इस तरह से शब्द आए तो उसमें पता चल रहा है कि ये लड़की है, यानी कि कार्य करने वाली स्त्री है। तो ऐसे में हम स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं ऐसे में। और नपुंसक लिंग वो होता है जिसमें या तो पानी, जिसमें ना तो पुरुष है ना ही स्त्रीलिंग है, तो ऐसे में हम नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक शत्रु शब्द ले लो, शत्रु में पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। ऐसे मित्र है, मित्र शब्द में स्त्री भी हो सकती है, पुल्लिंग भी हो सकता है। तो ऐसे में जिसमें कोई व्यक्ति विशेष की बात ना हो, जिसमें एक कॉमन वे में जिसको हम लेते हैं उसको हम नपुंसक लिंग में लेते हैं। जैसे इंग्लिश में हम कॉमन जेंडर लेते हैं, तो कॉमन जेंडर में स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, तो उसी को संस्कृत में हम नपुंसक लिंग लेते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि 3 वचन 3 लिंग और साथ में देखो 3 पुरुष होते हैं। पुरुष कौन कौन से होते हैं? ये देखो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, है ना। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो 3 व्यक्ति बात करने वाले होते हैं ना, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ पर भी 3 ही व्यक्ति होते हैं बात करने वाले। मैं और तुम ये आमने सामने होते हैं, और जिसके बारे में बात की जाती है वो तीसरा व्यक्ति होता है। लेकिन यहाँ पर हम प्रथम पुरुष में वह को रखते हैं। प्रथम पुरुष वो होता है जो हम, मैं और तुम के बीच में नहीं है, कोई कहीं और है, वो प्रथम पुरुष जिसे हम वह, वे दोनों, वे सब, या फिर कोई भी नाम, वो प्रथम पुरुष में आता है। ठीक है। मध्यम पुरुष में तुम होती है, तुम की बात करते हैं, जिसमें तुम दोनों या तुम सब ऐसे बात करते हैं, तुम की बात होती है, जहां वो मध्यम पुरुष होता है। जहां पर मैं की बात होती है, मैं, हम, हमारी टीम, हमारे बारे में बात होती है जहां, तो वो एक टीम की बात होती है। मैं एक वचन हो सकता है, द्वि है तो द्विवचन में हम दोनों हो सकते हैं, और बहुवचन में हम सब, इस तरह से बोला जाता है। तो उत्तम पुरुष में हम सब हो गए, मैं हो गया और हम दोनों हो गए। मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब हो गए। और प्रथम पुरुष में वह, वे दोनों, वे सब,
या फिर कोई भी नाम, राम, श्याम, सीता, रमा, ये सारे नाम प्रथम पुरुष में आ जाते हैं। इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो सकते हैं, लेकिन मध्यम और उत्तम पुरुष में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होते। ये दोनों ही कॉमन वे में दोनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि प्रथम पुरुष में कौन कौन होता है। प्रथम पुरुष में वह लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। जिसे हम संस्कृत में अगर हम समझे वह को, तो इसमें इस तरह से समझ सकते हैं, वह, सह और सा। वह सह भी हो सकता है और सा भी हो सकता है। सह जो है ये पुल्लिंग है और सा ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो सह, सा, सह पुल्लिंग भी हो सकता है, वह लड़का पढ़ता है, वह लड़की दौड़ती है, तो दोनों तरह से ये प्रथम पुरुष में ही आएगा। और इसके अतिरिक्त अगर हम कहें पुल्लिंग में, हम राम की बात करें तो राम भी पुल्लिंग में ही आएगा, लेकिन वो प्रथम पुरुष में ही गिना जाएगा। और अगर हम कहें कि सीता की बात हो रही है तो वो स्त्रीलिंग है, लेकिन वो उसे भी हम प्रथम पुरुष में ही काउंट करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर से देखिए एक बार, अनुवाद के आवश्यक अंग क्या क्या है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, है ना। 3 वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब लिंग में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इतनी बात क्लियर हो गई। अब पुरुष की बात करें तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये भी 3 होते हैं, 3 ही पुरुष होते हैं। लेकिन प्रथम पुरुष में वह की बात होती है, वह, वे, दोनों, वे सब, है ना। ऐसे ही वे सब, वह स्त्री, वह पुल्लिंग भी हो सकता है, वह स्त्रीलिंग भी हो सकती है। तो वह सह मैंने वह पुल्लिंग और सा मैंने वह स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। जैसे पुल्लिंग में राम, जो नाम होते हैं वो भी प्रथम पुरुष में ही आते हैं। जैसे पुल्लिंग में राम आ गया तो इसको भी हम प्रथम पुरुष में ही रखेंगे, और सीता स्त्रीलिंग है, इसे भी हम प्रथम पुरुष में ही रखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब आते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में हम देखें कि मध्यम पुरुष में तुम की बात होती है। किसकी होती है? मध्यम पुरुष में कौन व्यक्ति होता है? तुम होता है। और तुम एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है ना। तुम कैसे? तुम एक, तुम दो, तुम सब। ठीक है ना। और उत्तम पुरुष में मैं की बात होती है, मैं। और मैं भी 3 वचन में आ सकते हैं। मैं एक वचन, हम दो द्विवचन, हम सब बहुवचन। ठीक है ना, समझ आ रहा है बेटा? तो इसको कैसे हम समझेंगे? प्रथम पुरुष में वह पुल्लिंग, वह स्त्रीलिंग। पुल्लिंग स्त्रीलिंग यानी सह जो है वो पुल्लिंग का वह होता है, और सा भी वह होता है, लेकिन सा स्त्रीलिंग में प्रयोग में लाया जाता है। यानी पुल्लिंग में राम और सीता की अगर बात करें तब भी राम भी प्रथम पुरुष में ही आएगा और सीता भी प्रथम पुरुष में आएगी। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब यह भी पता चल गया कि मध्यम पुरुष में तुम की बात होती है। तुम एक वचन, तुम द्विवचन यानी तुम दो, द्विवचन हो गए, और तुम सब है तो वो बहुवचन। ठीक है ना, बहुत सी बातों के लिए, बहुत सी वस्तुओं के लिए तुम एक, तुम दो, तुम सब। क्लियर है ना। अब उत्तम पुरुष में मैं की बात होती है। मैं एक वचन, और अगर हम 2 हैं, 2 अध्यापिकाएं हैं तो हम 2, और अगर 2 से अधिक हैं तो हम सब। ठीक है ना। अब ये बात आपने अच्छे से समझ ली। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे, इसको आगे लेके चलेंगे कि इसके बाद क्या होता है। कि ये हमने एक कॉलम बना लिया है ना। इसमें हमने 3 पुरुष के आधार पर, 3 वचन के आधार पर हमने क्रियाएं और ये कर्ता लिख लिए हैं। जो प्रथम पुरुष में सह, सा, वह, वे, दो, वे सब होते हैं। सह, तौ, ते होते हैं। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम होता है। उत्तम पुरुष में अहम, अवाम, वयम होता है। ये कर्ता होते हैं, ये कर्ता का कार्य करते हैं, यानी क्रिया के कर्ता का ये कार्य करते हैं। तो वह पढ़ता है, तो वह जो है ये कार्य सेंटेंस का करता है, और पढ़ता है ये क्रिया है। तो दोनों ही हम साथ साथ चलाएंगे कि क्रियाओं के रूप भी तीनों पुरुषों के आधार पर ही चलते हैं। कि जो कर्ता के रूप में जिन शब्दों का प्रयोग होता है और उनके साथ जो क्रियाएं लगती हैं वो भी पुरुषों के आधार पर ही, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम और उत्तम के आधार पर ही क्रियाएं चलती हैं। इस बात पर आप गौर करें कि जैसे वह पढ़ता है तो वह करता है और पढ़ता है ये क्रिया है। तो क्रिया और कर्ता दोनों ही इस पुरुष के आधार पर ही रखे जाएंगे। कैसे? इसको अब हम विस्तार से देखेंगे कि कैसे। अब ये
तीन तीन कॉलम बने हुए हैं, है ना, एक, और हर एक खाने में तीन तीन ये सर्वनाम है। वह, वे दो, वे सब, तुम दो, तुम सब, मैं, हम दो, हम सब। ये कितने हो गए? तीन तिया 9। तो ये 9 है, 9 खाने हैं और 9 ही ये क्रियाएं हैं। क्रियाओं को भी हम इस कॉलम के आधार पर ही देखेंगे कि प्रथम पुरुष में भी 3 ही है, पढ़ता है, पढ़ते हो और सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष में भी एक, तुम पढ़ते हो, तुम दो पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, क्योंकि मध्यम पुरुष तुम के लिए आता है, इसलिए यहाँ पढ़ते सिर्फ लिखा, यानी तुम इसका इसमें विजिबल है नहीं है, विजिबल नहीं है, यानी कि ये तुम के लिए आया है, तुम पढ़ते हो, तुम दो पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष में मैं के लिए आया है, पढ़ता हूँ, दो पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, है ना। तो इस क्रिया को इस कर्ता के साथ हम सेंटेंस बनाएंगे, इसीलिए मैंने ये 9 वाक्य लिख लिए हैं, ये 9 वाक्य हैं इसके आधार पर, क्योंकि ये 3-3 हर एक कॉलम में 3-3 शब्द हैं और 3 ही इसके नीचे कॉलम है, तो 3 तिया 9 हो गए। तो 9 सेंटेंस बने। कैसे? वह पढ़ता है, वे दो पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम दो पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, हम दो पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, है ना। तो इसको अब हमने देखना है कि इस कॉलम के साथ इसको कैसे जोड़ेंगे। अब यहाँ जो कॉलम बना हुआ है पुरुष वचन, इनको हमने जोड़ना है। कैसे? एक वचन, प्रथम पुरुष के एक वचन में व्यक्ति कौन सा व्यक्ति है? वह एक व्यक्ति, यानी एक वचन में एक व्यक्ति की बात हो रही है और वो प्रथम पुरुष का एक व्यक्ति है। तो वह पुरुष भी हो सकता है, वह स्त्री भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, जैसा कि अभी शुरू में बताया था। अब यहाँ पर वह की बात हम कर रहे हैं, है ना। तो प्रथम पुरुष एक वचन अगर वह पढ़ता है तो वह की क्रिया को भी हम इस कॉलम में से ही लेंगे जो प्रथम पुरुष और एक वचन का कॉलम है। प्रथम पुरुष एक वचन से हमने कर्ता उठाया वह, और पढ़ता है ये भी प्रथम पुरुष के एक वचन की ही क्रिया हम लेंगे। तो सह के साथ में पठती आएगा, क्योंकि पठ धातु के लट लकार के रूप ऐसे चलते हैं, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। ठीक है ना, ऐसे याद किए थे ना हमने। तो तीनों पुरुषों के आधार पर और तीनों वचन के आधार पर ही हम सिलेक्ट करेंगे कि वह सह के साथ कौन सी क्रिया आएगी, क्योंकि सह प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया, प्रथम पुरुष एक वचन का सर्वनाम है या फिर नाम है। अगर हम कहें कि राम पढ़ता है तब भी यही लेंगे, और अगर वह पढ़ता है तब भी हम प्रथम पुरुष एक वचन का ही शब्द लेंगे। अब प्रथम पुरुष एक वचन से हमने ये वह उठाया और यहाँ लगा दिया। अब वह प्रथम पुरुष एक वचन के वह को हम सह बोलते हैं पुल्लिंग में, तो यहाँ पर हमने सह लगा दिया, इस तरह से ये सह लगा दिया, है ना। अब इसकी क्रिया को भी हम इसी तरह से लेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया होगी, इस बात का आपने ध्यान रखना है। वह पढ़ता है, वह प्रथम पुरुष एक वचन से हमने इस कॉलम में से हमने ये उठाया, तो इसकी क्रिया भी हम प्रथम पुरुष के एक वचन की ही उठाएंगे। तो ये पठती जो है ये प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, इसलिए हम सह के साथ में पठती को जोड़ देंगे। ठीक है, सह के साथ हमने पठती को क्यों जोड़ा? क्योंकि सह जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन में से हमने उठाया। ये एक वचन का कॉलम है ना, प्रथम पुरुष एक वचन से हमने सह उठाया, क्योंकि ये पुल्लिंग की बात हो रही थी, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, इससे पता चल रहा है ना पुल्लिंग है, इसलिए हमने पुल्लिंग वाला शब्द लिया सह। और यहाँ पर क्रिया में, क्रिया चाहे स्त्रीलिंग के लिए हो चाहे पुल्लिंग के लिए हो, क्रिया में कोई अंतर नहीं आता। पढ़ती स्त्रीलिंग के साथ भी पढ़ती ही आएगा और पुल्लिंग के साथ भी पढ़ती ही आएगा। अगर हमने सा लिया तब भी पढ़ती आएगा, अगर हमने सा लिया तब भी वो पठती ही आएगा, लेकिन पठती ही हमें लेना है प्रथम पुरुष एक वचन के कॉलम में से। ये आपने ध्यान से देना है, ध्यान से सुनना है कि प्रथम पुरुष एक वचन में से हमने सा लिया, तो प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया को हमने उठाया और यहाँ लिख दिया सह पठती। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रथम पुरुष द्विवचन में आते हैं। द्विवचन में हमने दे लिया कि तौ, क्योंकि ये है वे दो, तो वे दो हिंदी में वे दो, तो वे दो को हमने संस्कृत में तौ लिया, क्योंकि तौ पुल्लिंग सह तौ ते होता है ना, तो तौ पुल्लिंग द्विवचन है। तो द्विवचन के लिए वे दो पढ़ते हैं, तो इसको द्विवचन के कॉलम में से ही हमने क्रिया को भी उठाना है। तो प्रथम पुरुष द्विवचन का कॉलम ये है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में पठता आ रहा है, तो पठता को ही हम वहां रखेंगे। किसके साथ? ये पठता को हमने उठाया इस तौ के साथ, तो तौ को हमने यहाँ रखा, तौ को हमने यहाँ रखा, क्योंकि तौ का मतलब होता है वे दो, तो वे दो हैं, दोनों हैं, तो वे दोनों पढ़ते हैं, इसलिए तौ और ये वाला पठता हमने यहाँ पर रखा, लगा दिया। तौ पठता का मतलब हो गया वे दो पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्रिया और कर्ता को हमने मैच करके यहाँ पे रखना है।
ऐसे ही कोई भी किसी में से कॉलम में से नहीं हम उठाकर रख लेंगे। अगर द्विवचन का शब्द है तो द्विवचन के कॉलम में से लेंगे, अगर प्रथम पुरुष का कॉलम है तो प्रथम पुरुष के द्विवचन को हम देखेंगे, और यहाँ भी प्रथम पुरुष के द्विवचन के ही शब्द को हम उठाएंगे और यहाँ लगा देंगे, तो पढ़ता, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब हम देखें कि वे सब पढ़ते हैं, वे सब को, वे सब है, वे सब भी प्रथम पुरुष बहुवचन में से लिया हुआ, और वे सब को संस्कृत में ते बोलते हैं, क्योंकि सह तौते ये लाइन चलती ना, सह तौते, तो ते जो है ये बहुवचन है, किसका, प्रथम पुरुष का, प्रथम पुरुष का ये बहुवचन है, तो ते को हमने यहाँ रख दिया, और प्रथम पुरुष के बहुवचन की क्रिया को हम उठाएंगे। बहुवचन की क्रिया है पठंती, है ना, पढ़ती, पढ़ता, पठंती, पठंती होता है ना बहुवचन, तो बहुवचन की क्रिया को हमने यहाँ लगा देना है। कैसे, ते लगाया और साथ में ये वाला पठंती, तो ये भी बहुवचन का कॉलम है, ये भी बहुवचन का कॉलम है, ये भी प्रथम पुरुष का कॉलम है, ये भी प्रथम पुरुष का कॉलम है। तो इसी को हमने मैच करना है कि प्रथम पुरुष के बहुवचन से हमने सर्वनाम उठाया, तो बहुवचन के प्रथम पुरुष के बहुवचन की ही क्रिया को हम उठाएंगे, तो ते पठंती, इस तरह से हमने सेंटेंस बना दिया। अब ये बिल्कुल सही हो गया। समझ में आ रहा है ना बेटा? अगर आपको कहीं पे भी थोड़ी सी भी अपनी कसर लगती है ना, जहां पे भी आपको लगता है अरे ये कैसे हो गया, वहीं पर आप कमेंट करके पूछ लेना कि ये कैसे हुआ, ये कैसे किया। जहां भी आप थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप जरूर पूछना कि ये कैसे हुआ। इसको आप ध्यान से देखेंगे, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि अनुवाद कैसे होता है। अब यहाँ मध्यम पुरुष में आ जाए, मध्यम पुरुष में तुम की बात होती है ना, मध्यम पुरुष में तुम होता है, तुम एक वचन के कॉलम में तुम है, तो तुम एक की ही बात हो रही है, और तुम एक को हम त्वम बोलते हैं, है ना, ये त्वम, एक वचन में त्वम होता है ना, तो त्वम को अगर हम यहाँ पे रखें, यहाँ पर लिखा हुआ है तुम पढ़ते हो, तो तुम यानी त्वम हो गया, तुम त्वम हो गया। अब त्वम मध्यम पुरुष के एक वचन का शब्द हमने उठाया, तो क्रिया भी इसकी मध्यम पुरुष के एक वचन की ही होगी, है ना। मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया क्या है, ये पठसी, तो त्वम और पठसी, ये वाला शब्द और ये वाला शब्द हमने उठाया और यहाँ लिख दिया त्वम पठसी, त्वम पठसी, ठीक है। अब ये कॉलम, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, त्वम मध्यम पुरुष के द्विवचन में, मध्यम पुरुष के द्विवचन में बात होती है युवाम, यानी कि तुम दो की, है ना। मध्यम पुरुष और द्विवचन के कॉलम में तुम दो लिखा हुआ है और इसकी संस्कृत है युवाम, तो तुम दो की, यहाँ पर तुम दो की बात हो रही है, तुम दो वाले शब्द को हमने लिया, यहाँ रख दिया, और पढ़ते हो तो ये पढ़ते हो। अब इसको संस्कृत में बदलना है, तो तुम दो को युवाम बोलते हैं, तो युवाम हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ से उठाकर हमने यहाँ रख दिया युवाम। और मध्यम पुरुष का द्विवचन अगर युवाम है, तो मध्यम पुरुष का द्विवचन की क्रिया हमने उठानी है, जो कि है पठतः, तो इसके साथ यही शब्द मैच हो रहा है, इसलिए मध्यम पुरुष के द्विवचन में से अगर हमने युवाम वहां रखा, तो मध्यम पुरुष के द्विवचन की क्रिया में पठतः आ रहा है, तो पठतः को हम यहाँ लिख देंगे पठतः, युवाम पठतः, ठीक है। एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना। अब हम बात करें कि मध्यम पुरुष के बहुवचन में, मध्यम पुरुष के बहुवचन में तुम सब आता है, तो तुम सब पढ़ते हो, ये सेंटेंस है, तुम सब पढ़ते हो, तो तुम सब की संस्कृत होती है, वो होती है यूयम, है ना। तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में से अगर यूयम आ रहा है, तो यूयम को हम यहाँ लिख देंगे यूयम, यानी तुम सब, और पढ़ते हो भी मध्यम पुरुष के बहुवचन का ही हम रूप लेंगे पठथ। यहाँ पर विसर्ग है, लेकिन यहाँ विसर्ग नहीं है, जो क्योंकि बहुवचन में पठ धातु के रूप में विसर्ग नहीं होता, इसलिए हम भी यहाँ पर ये वाले शब्द को उठाकर यहाँ लिख देंगे यूयम पठथ, बिना विसर्ग वाला, ठीक है ना, समझ में आ गए। अब प्रथम पुरुष के तीनों वचन हो गए और मध्यम पुरुष के भी तीनों वचन हो गए। वह पढ़ता है एक वचन, वे दो पढ़ते हैं द्विवचन, वे सब पढ़ते हैं बहुवचन। अब तुम पढ़ते हो तुम एक वचन, तुम दो पढ़ते हो द्विवचन, और तुम सब पढ़ते हो बहुवचन, क्लियर है। अब हम आते हैं उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में बात होती है मैं की, यानी मैं को संस्कृत में अहम बोलते हैं, तो मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, और इसकी संस्कृत के लिए भी हमने मैं के लिए अहम को लिया, अहम को हमने यहाँ लिख दिया अहम, अहम। और उत्तम पुरुष का एक वचन अगर अहम दे रहा है, तो उत्तम पुरुष के एक वचन से ही हम क्रिया उठाएंगे, जो कि होगी पठामी, तो अहम के साथ पठामी को हम शब्द लेंगे और यहाँ लिख देंगे अहम पठामी, ठीक है ना। उत्तम पुरुष में पठामी होता है,
और एक वचन में होता है, और मैं को भी एक वचन में से लेते हैं, और अहम भी एक वचन का ही है। तो अहम पठामी, संस्कृत हिंदी में मैं पढ़ता हूँ और संस्कृत में अहम पठामी। क्लियर हो रहा है? अब हम आते हैं द्विवचन में। उत्तम पुरुष के द्विवचन में शब्द होता है हम दो पढ़ते हैं, है ना। और संस्कृत में हम दो को आवाम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आवाम। इस शब्द को हम यहाँ से उठाकर यहाँ लगा देंगे, क्योंकि ये उत्तम पुरुष का द्विवचन है और यहाँ पर भी दो की बात हो रही है, इसलिए हम द्विवचन के आवाम को उठाया और हमने और यहाँ लिख दिया। अब द्विवचन की ही क्रिया लेनी है। उत्तम पुरुष के द्विवचन की क्रिया में आ रहा है शब्द पठावह, तो आवाम के साथ में हम क्रिया लगा देंगे पठावह की। ठीक है, और ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। हम दो पढ़ते हैं, आवाम पठावह, ये इसका अनुवाद हो गया। अब बात करते हैं बहुवचन की। हम सब यानी कि बहुवचन में से आ रहा है। हम सब ये उत्तम पुरुष के बहुवचन में आ रहा है हम सब, और उत्तम पुरुष के बहुवचन के संस्कृत को हम वयम लेते हैं, यानी वयम माने हम सब हो गया। इस वयम को हमने यहाँ से उठाया और यहाँ लिख दिया वयम, है ना। अब ये तो हो गई बात सर्वनाम की। अब वयम अगर हमने उठाया तो क्रिया भी हमें उत्तम पुरुष के बहुवचन की ही उठानी चाहिए, इसलिए हम इसे पठामह को उठाएंगे और यहाँ लिख देंगे वयम पठामह, वयम पठामह। ठीक है, ये बहुवचन का हो गया वयम पठामह। तो यही तरीका होता है अनुवाद करने का। अब आप खुद सोचे, शुरू से देखें, फिर से उस कॉलम को देखें कि क्या क्या हमने देखा था। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और 3 ही पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो 9 चीजों का ये चल रहा है संगम। 9 चीजों को हमने मिलाना है, इन्हीं के आधार पर ही हमने अनुवाद करने हैं। और जो ऊपर का कॉलम है ये कर्ता के रूप में यूज होता है, और जो नीचे का कॉलम है, जो जिसे हम धातु बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, उसको हमने क्रिया के रूप में यूज करना है। ये अगर करता है तो वह के साथ क्रिया भी पठती हो गया। वे दो अगर करता है तो इसकी क्रिया भी पठता हो गया, तो पठता। अगर कर्ता हमारे पास बहुवचन का, प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है कि ते आ रहा है, तो इसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी, ते पठंती। ठीक है, अगर मध्यम पुरुष का करता है तुम एक वचन, तो एक वचन के साथ में मध्यम पुरुष के एक वचन की ही हम क्रिया लेंगे, तो त्वम पठसी हो गया, है ना, त्वम पठसी। ऐसे ही अगर मध्यम पुरुष के द्विवचन की का हम करता लेते हैं, वे दो, तुम दो आ रहा है, तो तुम दो के साथ में इसकी क्रिया भी मध्यम पुरुष के द्विवचन की ही लेंगे, तो युवाम के साथ में पठता हो गया है। त्वम एक वचन और पठसी भी एक वचन, युवाम द्विवचन और पठा भी द्विवचन हो गया। अब यूयम का मतलब बहुवचन है, यानी मध्यम पुरुष का बहुवचन ये यूयम है, तो मध्यम पुरुष के बहुवचन की ही हम क्रिया लेंगे, यूयम पठत, है ना। अब आते हैं उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में भी अगर इसका सर्वनाम यानी कि इसका कर्ता एक वचन है, अहम आ रहा है, तो इसकी क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन की ही लेंगे, अहम के साथ में पठामी ही आएगा। अब आगे देखिए, उत्तम पुरुष के द्विवचन में अगर आवाम आ रहा है, तो उत्तम पुरुष के द्विवचन की क्रिया पठावह आएगी, तो यानी आवाम के साथ में पठावह लगाएंगे। और उत्तम पुरुष के बहुवचन में अगर वयम करता आ रहा है, करता वयम है, तो इसके उत्तम पुरुष की क्रिया भी पठामह यानी वयम के साथ में पठामह लगाकर हम सेंटेंस बना देंगे, हम सब पढ़ते हैं। अब यहाँ तो बात होगी कि पढ़ने की, तो पढ़ने, क्योंकि पठ धातु लिखा, पढ़ने की बात हो रही है। अगर यहाँ पे पढ़ने की बात ना हो, लिखने की बात हो, तो यहाँ पर हम लिख धातु लगाएंगे। इसी तरह से ती तांती वाली इसी धुन में, ती तांती सीथा था आमी आवा आमा, है ना, इसी धुन में हम लिख धातु लगा देंगे और लट लगाएंगे। और अगर हम कहें कि बोलने की बात हो रही कि वह बोलता है, वे दो बोलते हैं, वे सब बोलते हैं, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वद धातु लगाएंगे। वदती वदता वदंती वदसी वदथा वदत वदामी वदावा वदामा, इस तरह से लगाएंगे। इसमें हमें क्या याद करना है कि ती तह अंति सी था आमी आवा आमा, इनको हमने याद करना है। अब ये जो प्रत्यय लास्ट में लगे हैं, इनको जिस भी धातु में आप लगा देंगे, उसी धातु की क्रिया बन जाएगी। ठीक है ना। अब ये पठ धातु है, लिख में तीता अंति लगा दिया, लिखती लिखता लिखंती। वद में लगा दिया तो वदती वदता वदंती, है ना। अगर धाव में लगा दिया तो धावती धावता धावंती। अगर दौड़ने की बात हो रही है, वह दौड़ता है, तो धाव आ गया। और अगर हम कहें कि वद की बात हो रही तो वह बोलता है, या फिर चलने की बात आ रही तो चलती चलता चलंती, ऐसे हो जाएगा। या जो भी क्रिया है ना, उसकी क्रिया की धातु को देखो, उसमें कौन सी धातु यूज होगी। पढ़ने में पठ धातु आ रही है, जाने में गम धातु का प्रयोग हो रहा है, गम धातु के रूप गच्छ में चलते हैं, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, तो यहाँ पर हम पठ
पठ के स्थान पर गच्छ लगाकर गच्छति गस्ता गच्छन्ति अगर आता है कि वह जाता है तो पठती आ जाएगा, वे दो जाते हैं पठता आ जाएगा। तो धातु को हमने चेंज करना है, जो भी शब्द हमारे पास है उसके आधार पर हमने क्रिया को या फिर धातु को हमने बदलना है। सिर्फ ये याद रखना है ती तह अंति के साथ उसके जोड़ते चले जाएंगे और उसी रूप की जो धातु हम लगा देंगे उसी धातु का रूप बन जाएगा लट लकार में। बात क्लियर हो गई। अब लट लकार के अलावा भी लकार, लकार का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। लकार का मतलब होता है काल, जिसे हम इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। तो लट लकार यानी वर्तमान काल है ना, लंग लकार यानी भूतकाल और ऋत काल यानी कि भविष्य काल। तो लकार का अर्थ होता है समय, या जिसे हम काल बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, तो वही ये लकार का मतलब है। क्लियर हो गया। अब ये लट लकार की बात हो रही है, ताह तेह आ रहा है, इसलिए हमने लट लकार लगाया। और अगर इसमें आता कि पढ़ेंगे, गे की वाली बात आती तो हम इसमें ऋत लकार के रूप लगाते। ऋत लकार में भी इसी तरह से अंति ही आता है, लेकिन उसमें श और लग जाता है, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, इस तरह से रूप हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि लट लकार में अगर ये रूप बने हैं तो दूसरे लकारों में रूप कैसे बनेंगे, इस बात पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करें, जहां इसको अच्छे से अध्ययन करें, जहां आपको समझ ना आए आप वहां कमेंट करें। सुबह मैं लाइव क्लास भी लेती हूँ। संडे को अगर आपकी छुट्टी होती है तो संडे को आप लाइव क्लास अटेंड करें, या आपको जो टाइम सूट करता है आप मुझे वो भी लिख के दे सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट में कि आपको लाइव क्लास के लिए ये टाइम सूट करता है, तो मैं आपके लिए उस टाइम पर भी आने का प्रबंध करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय। आप मेरे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। जो ज्वाइन बटन लिखा होता है, ज्वाइन को आप पुश करें, वहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप ज्वाइन बटन पुश करके मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे, हर नॉलेज आप तक पहुंचे। ओके बाय, विराम लेते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।